बीए पार्ट थर्ड के पेपर पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत हमने प्लेटो का अध्ययन इससे पूर्व के अंकों में किया। अब हम अरस्तू का अध्ययन करेंगे। मैं कौशल कुमार सैन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम राज गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। किसी भी विचारक को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसकी जीवनी का अध्ययन करते हैं, क्योंकि किसी विचारक ने कौन से विचार दिए हैं, उसकी क्या मान्यता हैं, क्या आस्थाएं हैं, ये हमें तभी विदित होता है जब हम उसके जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं। हमने प्लेटो का अध्ययन करते समय भी उनकी जीवनी का अध्ययन किया था। उनकी जीवनी से, क्योंकि प्रत्येक विचारक अपने युग की परिस्थितियों का शिशु होता है, तो प्लेटो भी अपने युग की परिस्थितियों के शिशु थे और उन्होंने वैसे ही सिद्धांतों का निर्माण किया। इसी प्रकार अरस्तू भी अपने युग की परिस्थितियों के शिशु थे और उन्होंने अपने युग की परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपने सिद्धांतों का निरूपण किया है। इसलिए प्रत्येक विचारक को पढ़ने से पहले हमें उसकी जीवनी का अध्ययन कर लेना चाहिए। तो हम अरस्तू के जीवन का सामान्य परिचय देखते हैं। अरस्तू का जन्म मैसिडोनिया सागर के तटवर्ती एक यूनानी उपनिवेश स्टेगिरा में 384 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता मैसिडोनिया नगर राज्य के राजा के दरबार में चिकित्सक थे। अरस्तू ने प्लेटो की अकादमी में एथेंस में 20 वर्ष तक अध्ययन किया। सन 342 ईसा पूर्व में अरस्तू को मैसिडोनिया के राजा फिलिप तृतीय ने अपने पुत्र सिकंदर की शिक्षा हेतु आमंत्रित किया, जो उस समय 13 वर्ष की आयु का था। इसके बाद अरस्तू ने एथेंस में लीसियन नामक अकादमी की स्थापना की। इस परिचय से हमें विदित होता है कि अरस्तू का जन्म एक पिता चिकित्सक के परिवार में हुआ था। तो अरस्तू पर अपने पिता का भी प्रभाव था कि प्रत्येक बच्चे पर अपने माँ बाप का प्रभाव होता है। जैसे प्लेटो पे था, ऐसे अरस्तू पे था। अरस्तू ने अपने गुरु प्लेटो की अकादमी एथेंस में 20 वर्ष तक अध्ययन किया। तो प्लेटो के दर्शन का प्रभाव भी अरस्तू पर स्पष्ट नज़र आता है। इसके बाद अरस्तू मैसिडोनिया के शासक सिकंदर के भी गुरु रहे। उन परिस्थितियों का भी प्रभाव अरस्तू पे रहा है। इसके बाद अरस्तू का महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इन्होंने लीसियम नामक एक संस्था की स्थापना की। अरस्तू एक महान लेखक की प्रतिभा से संपन्न दार्शनिक था। उसने राजनीति ही नहीं, अध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र तथा प्राकृतिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर अपने युग के संदर्भ में गंभीर व प्रभावशाली लेखन कार्य किया है। यहाँ विद्यार्थियों को बता दूं कि अरस्तू का प्रभाव न केवल राजनीति विज्ञान पर अपितु सभी विषयों पर पड़ा है। चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे नीति शास्त्र हो, किसी भी विषय में सबसे पहले अरस्तू का ही अध्ययन होता है। तो अरस्तू की विद्वत्ता बहुत ज़्यादा है
अरस्तु ने अपने दर्शन में आगमनात्मक पद्धति को अपनाया है। जहाँ प्लेटो ने अपने अध्ययन में निगमनात्मक पद्धति को अपनाया था, वहीं अरस्तु आगमनात्मक पद्धति को अपनाते हैं। आगमनात्मक पद्धति निगमनात्मक पद्धति के विपरीत है, जहाँ निगमनात्मक पद्धति में एक लक्ष्य निर्धारित करता है दार्शनिक, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक जीवन में उसके उदाहरण ढूंढता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। तो एक तरीके से निगमनात्मक पद्धति पूर्ण रूपेण काल्पनिक पद्धति है, जिसे दार्शनिक पद्धति भी बोला जाता है, जबकि अरस्तु ने इसके विपरीत पहले जगत में उदाहरण देखे, वह जगह जगह घूमा, उसने नई नई चीज़ें देखी और तत्पश्चात अपने सिद्धांतों का निरूपण किया। तो अरस्तु यद्यपि आदर्शवादी ही विचारक हैं प्लेटो की तरह, लेकिन उनकी अप्रोच वैज्ञानिक है। वह अपने सिद्धांतों को वैज्ञानिकता की दृष्टि से पुष्ट करते हैं। ये सभी बातें हमें इनकी सामान्य जीवन परिचय से विदित होती हैं। अब हम अरस्तु की राज्य संबंधी अवधारणा का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों को विदित होना चाहिए कि उन्होंने बीए पार्ट प्रथम वर्ष में कुछ सिद्धांतों का अध्ययन किया, जिनमें उदारवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, आदर्शवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि हैं। तो उन वादों को का अनुसरण या उन वादों की उत्पत्ति इन विचारकों के विचारों में मिलती है। प्लेटो और अरस्तु आदर्शवादी विचारक हैं। आदर्शवादी विचारक उस विद्वान को बोला जाता है जो राज्य को ईश्वरीय प्रदत्त, प्राकृतिक, शाश्वत चैतन्य, ईश्वरीय इच्छा या मनुष्य की प्रकृति से निर्मित मानते हैं। तो अरस्तु भी प्लेटो की तरह आदर्शवादी विचारक हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति में अंतर है। अरस्तु राज्य को मानवात्मा का विराट रूप मानते हैं, प्लेटो राज्य को मानवात्मा का विराट रूप मानते हैं, जबकि अरस्तु राज्य को मानव स्वभाव द्वारा निर्मित परिणाम मानते हैं। वो मानते हैं कि राज्य मानव के स्वभाव में ही निहित है और स्वभाव को प्रकृति बोलते हैं, और जो प्रकृति की बात करते हैं डेफिनेटली वो आदर्शवादी विचारक होते हैं। तो अरस्तु भी आदर्शवादी विचारक हैं, लेकिन इनके विचार पूर्ण रूपेण वैज्ञानिकता से भरे हुए हैं। तो इनकी राज्य संबंधी अवधारणा का अध्ययन करते हैं। अरस्तु के राज्य संबंधी विचार मुख्य रूप से उनकी पुस्तक पॉलिटिक्स में पाए जाते हैं। उनकी राज्य संबंधी अवधारणा का अध्ययन निम्नलिखित बिंदुओं में किया जाता है। पहला, राज्य की उत्पत्ति एवं विकास। फिर करेंगे हम राज्य की प्रकृति एवं विशेषताएं, और तीसरे पॉइंट में हम अध्ययन करेंगे राज्य के उद्देश्य एवं कार्य। सबसे पहले हम प्रथम बिंदु राज्य की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन करेंगे। अरस्तु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत उसके दो मूल विचारों पर आधारित है। अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है जो स्वभाव से ही राज्य के जीवन के लिए बना है। अर्थात मनुष्य जन्मजात राजनीतिक प्राणी है। अर्थात जैसे ही मनुष्य का जन्म होता है उसको राज्य की आवश्यकता होती है, वह राज्य के बिना नहीं रह सकता। उसके स्वभाव में ही राज्य नामक संस्था है और वह राज्य के आदेशों निर्देशों में जीवन यापन करने वाला प्राणी है। तो राज्य के बिना वह नहीं रह सकता, इसलिए वह एक राजकीय या राजनीतिक प्राणी है। दूसरा, अरस्तु का वचन है
कि राज्य मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बने मानव समुदाय के निरंतर विकास का अंतिम परिणाम है। पहला पॉइंट तो यह है कि मनुष्य जन्मजात राजनीतिक प्राणी है और वह बिना राज्य के नहीं रह सकता। दूसरा, राज्य मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कि मनुष्य की परनिर्भरता होती है। मनुष्य एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो दूसरे पर निर्भर है और दूसरा उस पर निर्भर है। तो मनुष्य की परनिर्भरता उसको विभिन्न सामाजिक संगठनों में बांधती है। वह अपनी सबसे पहली आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार में बनता है। फिर परिवार से ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं पूरी होती तो वह परिवार से ग्राम में बंधता है, ग्राम नामक संगठन बनाता है। ग्राम से भी जब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो वह एक राज्य नामक संगठन बनाता है। तो अरस्तु कहते हैं कि राज्य मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बने विभिन्न समुदायों के निरंतर विकास का परिणाम है। कि सबसे पहले परिवार आता है विकास क्रम में, फिर ग्राम आता है और ग्राम से राज्य का निर्माण होता है। तो इन दोनों वाक्यों से अरस्तु के राज्य संबंधी विचार समझने हमें चाहिए। अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति तथा उसके विकास के क्रम को निम्नलिखित रूप में बताया जा सकता है। पहला, मनुष्य की परनिर्भरता। जैसा अभी मैंने आपको बताया था, अरस्तु के अनुसार मनुष्य एकाकी जीवन नहीं गुजार सकता है क्योंकि वह स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य अपने स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है। ऐसा व्यक्ति जो समाज में नहीं रह पाता है अथवा उसे समाज में रहने की ज़रूरत अनुभव नहीं होती है क्योंकि वह स्वयं में पर्याप्त है, वह या तो पशु होता है या देवता। वस्तुतः मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य मनुष्यों पर निर्भर होना पड़ता है। अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति में बताया कि पहली बात तो यह है कि मनुष्य दूसरों पर निर्भर है। मनुष्य स्वभाव से एक ऐसा प्राणी है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद नहीं कर सकता। कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। उसकी यह परनिर्भरता ही उसे राज्य में बंधने के लिए मजबूर करती है। इसलिए वह स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है। और अरस्तु ये कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति यह दावा करे कि वह बिना राज्य के रह सकता है तो वह या तो अपने आप में पूर्ण है या तो वह पशु है या देवता। मनुष्य की परनिर्भरता ही उसे राज्य में बंधने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य की इस प्रवृत्ति से ही राज्य की उत्पत्ति होती है। दूसरा है परिवार की उत्पत्ति। मनुष्य के राजनीतिक विकास के क्रम में पहली संस्था या समुदाय परिवार है। अरस्तु के अनुसार परिवार में पति पत्नी एवं संतान के अलावा दास भी सम्मिलित होते हैं। अपनी उत्पत्ति एवं कार्य की दृष्टि से परिवार एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु ने परिवार में दास की गणना को प्राकृतिक नियमों के अनुकूल बताया। यहाँ अरस्तु की प्राकृतिकता का मतलब, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि मनुष्य के स्वभाव को अरस्तु प्राकृतिक मानते हैं और मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल जो भी संस्था होती है अरस्तु के अनुसार वह प्राकृतिक है। तो परिवार भी अरस्तु के अनुसार प्राकृतिक है क्योंकि परिवार की उत्पत्ति भी मनुष्य के स्वभाव में निहित है। तीसरा है ग्राम की उत्पत्ति। परिवार के सदस्यों की संख्या में लगातार वृद्धि होती है और इसके साथ ही उनकी आवश्यकताओं में भी वृद्धि होती है। इससे मूल परिवार से ही अनेक परिवार बन जाते हैं और वे लगातार एक स्थान पर बसते चले जाते हैं। ऐसे परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर सहयोग भी करते हैं और तब
ग्राम नामक समुदाय का उदय होता है। वस्तुतः ग्राम के स्तर पर राज्य के जन्म की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। अरस्तु कहते हैं जब मनुष्य की परिवार से आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है तो वह ग्राम नामक संगठन में बंधता है। चौथा है राज्य की उत्पत्ति। जब मनुष्य को यह अनुभव होता है कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र ग्राम से संभव नहीं है, अपितु विभिन्न ग्रामों में पारस्परिक सहयोग से ही उसकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, अर्थात उन्हें आत्मनिर्भरता मिल सकती है, तभी राज्य अस्तित्व में आता है। अरस्तु के अनुसार जब अनेक ग्राम मिलकर पर्याप्त आकार वाले एक ऐसे पूर्ण समुदाय का रूप धारण कर लेते हैं जो लगभग पर्याप्त आत्मनिर्भर या पूर्ण आत्मनिर्भर हो, तो जीवन की कठोर आवश्यकताओं से राज्य अस्तित्व में है। इस प्रकार अरस्तु अपने राज्य की उत्पत्ति बताते हैं कि मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, वह बिना राज्य के नहीं रह सकता है और मनुष्य की पर निर्भरता है, वह दूसरों पर निर्भर रहता है। मनुष्य की ये मूल भावना ही, मूल प्रवृत्तियाँ ही उसे सबसे पहले परिवार में बंधने को मजबूर करती हैं, फिर परिवार से वह ग्राम में बंधता है और ग्राम से फिर वह राज्य में बंधता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार अरस्तु राज्य की उत्पत्ति बताते हैं। यहाँ विद्यार्थियों को ध्यान रखने लायक ये बात है कि अरस्तु राज्य की उत्पत्ति को मानव स्वभाव का परिणाम मानते हैं। जैसा मैंने अभी पूर्व में बताया था कि मनुष्य की प्रकृति में ही राज्य है, इसलिए राज्य प्राकृतिक है। अगले बिंदुओं का अध्ययन अगले अंक में करेंगे।